तो बांग्लादेश में तख्ता पलट। अब भारत के स्टैंड पर सबकी नजर। हिंदुस्तान का आखिरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड होगा, इस पर पूरे दुनिया की निगाह है। बांग्लादेश में छात्रों का विद्रोह बेकाबू होता हुआ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी ढाका में घुस गए। शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। छात्र और नागरिक शेख हसीना के सरकारी आवास तक में घुस गए। वो आवास जहां 2009 से, क्योंकि 2009 से लगातार वो प्रधानमंत्री, जहां वो रह रही थी, आरक्षण हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन गोलाबारी के कारण प्रदर्शन ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दुनिया भर में बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं, दुनिया भर में। अब ऐसा क्यों हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे घटनाक्रम का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। पहले बांग्लादेश में क्या हुआ वो समझिए। सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा। यह वो घटना है जब इस्तीफा देने से पहले हुई। शेख हसीना को सेना ने 45 मिनट का वक्त दिया, कहा इस्तीफा दीजिए, सिर्फ 45 मिनट है आपके पास। शेख हसीना ने ढाका छोड़ने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, सेना ने हसीना को हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया, कहा कि आप जा सकते हैं। अब बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की, वो भी समझिए। पीएम आवास में घुसकर लूटपाट हुई। बांग्लादेश के गृह मंत्री के घर पर हमला हुआ। अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई। यानी बांग्लादेश में हिंसा भड़की, एक के बाद एक घटनाएं सामने आई। लेकिन मसला क्या है? आरक्षण। शेख हसीना सरकार ने आरक्षण का फैसला किया था। फैसला क्या था? स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का फैसला लिया गया था। और इस फैसले के बाद जुलाई में यह देखते ही देखते मामला हिंसक हो चला। आंदोलन हुआ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर फैसला बदल दिया गया। 30% की जगह 7% आरक्षण दिए जाने का फैसला हुआ। और फैसले के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया था। मगर 4 अगस्त को ढाका लॉन्ग मार्च, और फिर उसके बाद सत्ता पलट गई। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, क्या वो खतरे में हैं? भारत में शेख हसीना हैं, लेकिन उनका अगला ठिकाना क्या है? और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, अब भारत का स्टैंड क्या होगा, हिंदुस्तान का स्टैंड क्या होगा, उस पर सबकी निगाहें हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ बयान, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। समझेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश के इस हालात का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज करनी है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जोर दे
अभी तक जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जितनी तत्पर होनी चाहिए हमारे सीमा को सुरक्षित रखने में, हमारी भूमि को सुरक्षित रखने में, हमें वो तत्परता नहीं दिखाई दे रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वास्तविक जो मूल समस्या है उस समस्या को समाधान करना जरूरी है। ये तो साउथ एशिया शांत रहता है, लेकिन जो आज की घटना घटी बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस तरीके से उन्होंने देश छोड़ा और उनके छोड़ने के बाद जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी जो कह तो रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जिस जो फुटेज दिख रहे हैं वो नहीं लगता कि छात्रों का आंदोलन था। एक सोची साजिश हो सकती है उसके पीछे, जो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज किया गया बांग्लादेश को, जो पिछले 15 साल से आर्थिक विकास की राह पर था, जिससे हमारे एक अच्छे संबंध थे भारत के साथ। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान आपकी स्क्रीन पर अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं, वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं अनुपम तिवारी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तिवारी सर आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, तख्ता पलट हुआ, अब भारत के स्टैंड पर हर किसी की नजर है। मैं आपसे एक गंभीर सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस देश की आर्थिक तरक्की के आंकड़े बार बार दिखाए जा रहे थे, मगर वहां इस तरह की बगावत, जो विद्रोह की तस्वीरें सामने आई, क्या यह मसला सिर्फ आरक्षण तक सीमित है या मामला पर्दे के पीछे कुछ और भी दिखाई देता है सर? और हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर यह मामला सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि 30% आरक्षण को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 7% कर दिया था। तो उसके बाद उस निर्णय के बाद, उस वर्डिक्ट के बाद इस आंदोलन में कुछ कमी आनी चाहिए थी। उसके बाद भी लॉन्ग मार्च की बात हुई, उसके बाद भी इतने तादाद में लोग, छात्र और तमाम कट्टरपंथी तंजीमें एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री आवास पर, गण भवन पर हमला कर देती हैं, उसकी चीजों को लूट लेती हैं। ये साफ दर्शाता है कि स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी। इसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ कट्टरपंथी ताकतें, कुछ चाइनीज हैंड, कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट के बाद कुछ लोग, तो एक सोची समझी रणनीति बनाई गई थी इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि जिस लीडर के ऊपर यह जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ऊपर कि वो इस आंदोलन को टैक्टफुली हैंडल करती, वो इसको हैंडल नहीं कर पाई। और एक लीडर के तौर पर उन्होंने पूरे बांग्लादेश को शर्मिंदा किया है। मैं कहूंगा लीडर कभी भी देश छोड़ करके भागता नहीं है, और अगर वो भागी हैं तो ये निश्चित तौर पर बांग्लादेश के लिए एक गलत मैसेज जाएगा, पूरी दुनिया के लिए एक गलत मैसेज जाएगा। निश्चित तौर पर उनकी जान को खतरा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मसले को यहां तक एस्केलेट होने देने से बचाना चाहिए था, जबकि ताकतें उनके पास थी। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि वो ऐसा क्या हो गया कि इनको भागना पड़ा। हकीकत यह है कि जो मिलिट्री तंजीम है वहां की, उस तंजीम के साथ प्राइम मिनिस्टर के कुछ जो हालिया जो रवैया रहा है वो सही नहीं रहा है, और मिलिट्री तंजीम ने मन बना लिया था उनको उसी गति में ले जाने का जिस गति में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में ले जाया गया था, यानी कि उनकी हत्या करने की कोशिश करी गई थी। और ये मिलिट्री तंजीम अपने आप इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है, उसको जबरदस्त तरीके से फंडिंग थी, उसको बैकअप था, उसके कुछ लोग थे जो उसको सलाह दे रहे थे, और वो लोग बिल्कुल सही तिवारी सर। मैं इसीलिए तिवारी जी मैंने ये जिक्र किया कि ये क्या सिर्फ सामान्य घटना दिखाई देती है कि एक आंदोलन आरक्षण को लेकर शुरू हुआ और तख्ता पलट हो जाता है, लेकिन यहां पर सवाल एक और भी था जो पूरा देश और हिंदुस्तान खास तौर पर जानना चाहेगा, और आपसे इसके, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझा भी रहे हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना का भागना और फिर भारत आना, भारत के लिए स्टैंड लेना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? अब देखिए निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय शेख हसीना के एब्सेंस से वहां पर जो लोग सत्ता चलाएंगे, चाहे वो जनरल वकार हो या फिर कुछ कट्टरपंथी हो या फिर वो सारे मिलिट्री लीडरान हो जो कि अब इस समय गद्दी पर बैठ गए हैं,
छीन लिया उन्होंने शेख हसीना से ढाका की गद्दी को, उन लोगों के साथ भारत से बात करना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि शेख हसीना एक चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, उन्होंने भारत में ही अपने एग्जाइल का एक बड़ा समय बिताया हुआ था, तो इस वजह से शेख हसीना के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने के लिए। लेकिन चूंकि अब शेख हसीना भारत में है, तो भारत के लिए ये एक बहुत सोच समझ कर कदम रखने वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि अब सत्ता ढाका में जिनके पास है वो भारत के मित्र तो कतई नहीं है। तो यहां पर भारत को दो तरह से काम करना पड़ेगा। एक तो 4096 किलोमीटर की जो हमारी सीमा जो शेयर करते हैं बांग्लादेश से, उस सीमा की सुरक्षा, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर तमाम चीजों को देख करके और उसके हिसाब से अपने अगले मूव को चलना है। भारत की बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपने साउथ एशिया पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, और इस बात को भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि साउथ एशिया के देशों में जो हालात बने हुए हैं और उसमें अब बांग्लादेश और पीछे से पाकिस्तान और चीन का साथ जुड़ना, यह पूरा कहीं ना कहीं एक घटनाक्रम है, और यह सामान्य बात नहीं है जैसे कि आप बता रहे हैं। यानी कि पूरी एक साजिश रची गई जिसके बाद यह सब कुछ हुआ। देखिए तिलक जी, चीन का जो रवैया रहा है वो भारत को चारों तरफ से घेरने का रहा है पिछले कम से कम 2 वर्षों से। उसने बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस करके देख लिया, उसने पाकिस्तान के थ्रू हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करके देख लिया बॉर्डर पर, वहां पर वो सफल नहीं रहा था। तो अब उसने दूसरी गतिविधि अपनाई है, कभी वो श्रीलंका के माध्यम से, कभी मालदीव के माध्यम से, तो कभी बांग्लादेश और कभी बर्मा के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो इस बड़े गेम को समझना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ चीन अकेला नहीं है, चीन के पीछे पाकिस्तान भी है, और वो तमाम ताकतें दुनिया भर की, वो तमाम कट्टरपंथी तंजीमें जो कि भारत का नुकसान देखना चाहती हैं, वो इस गेम का हिस्सा हैं। और इस गेम को जितना जल्दी भारत सरकार समझेगी, उतने जल्दी ही बेहतर कदम, बेहतर रवैये के साथ अपना पाएगी। ठीक। अश्वनी शाही जी, अश्वनी शाही जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। अश्वनी शाही जी, जी आ रही है जी। बांग्लादेश को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, इस पर सबकी निगाहें हैं, और वाजिब सी बात है यहां बैठकर आप और हम तय नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश को लेकर जो स्टैंड होगा वो तय सरकार को करना है। लेकिन आपसे शाही जी, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, अब क्या स्टैंड होगा आपका? देखिए तिलक जी, बांग्लादेश में जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही एक उच्च स्तरीय बैठक हिंदुस्तान में हो गई थी। माननीय विदेश मंत्री जी, रा के चीफ और NSA और सबकी बैठक हुई है। तो जरूर वो लोग उस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, और आगे क्या करना है, DG BSF जो है कलकत्ता रवाना हो गए। तो ये हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में लग गया है, और कैसे क्या करना है ये देखा जाएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जो आपने सवाल किया कि हिंदू खतरे में है, हाँ हिंदू तो पहले भी खतरे में। अभी देखिए जो गांव-गांव में उनके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, वो मुस्लिम गांव में जो उनकी एक नहीं, अल्पसंख्यक आबादी का मैं जिक्र कर रहा हूं जहां बांग्लादेश। जी मैं आप समझ नहीं पा रहे जो मैं कह रहा हूं। हाँ। जो जमात होती है वो जमात अभी जो एक्टिव है, और हिंदुओं के प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। तो उसके लिए अब वहां पर क्या होता है, हमसे कौन सहायता मांगता है, क्या करता है, किसी दूसरे के देश में घुस के तो अपनी चीजों को करेंगे नहीं। अगर वहां के दूसरे के देश में घुस के, तो बांग्लादेश, हम तो आई की भूमिका में थे ना। ये बांग्लादेश का जो जन्म हुआ, हम तो आई की भूमिका में थे। अगर हम ना होते तो ये बांग्लादेश का जन्म तो नहीं हो पाता। एकदम सही है। तो हम ना होते तो, लेकिन आज देश हो गया ना वो, तो देश में जो है अब वहां के लोग अगर हमसे सहायता मांगते हैं, वहां के कुछ जो सुन लीजिए मैं एक मिनट तिवारी सर, एक मिनट शाही जी, मैं आप ही की बात, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं तिवारी सर से एक बार, क्योंकि अगर मैं गलत होऊंगा तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स जो पढ़ी, अनुपम तिवारी जी प्लीज उसको करेक्ट भी करिएगा। आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। 1971 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 10 मिलियन के करीब यह दावा किया गया कई रिपोर्ट्स में, यानी कि 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी उस वक्त आए थे। तब सरकार ने उसे नकारा था। वो अलग वजहें थी, वहां के हालात, और यहां से जो कुछ भारत की भूमिका थी। लेकिन अब बात कि भाई हिंदू हैं वहां पर, अल्पसंख्यक हैं, और बांग्लादेश से अगर वो आते हैं तो क्या स्टैंड होगा। मैंने इसलिए ये सवाल किया था। तिवारी सर, मैंने गलत कोई आंकड़ा कोट तो नहीं किया? मैं एक मिनट, आपका बिल्कुल सही है। और हमको ये देखना पड़ेगा कि 1971 में वहां की जो आबादी थी अल्पसंख्यकों की, उस आबादी में पहले ही बहुत कमी आ चुकी है।
तो अब जो लोग बचे हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत ने सीए कानून लागू करने के बाद से एक उनके अंदर आशा की किरण भी जगाई है। लेकिन अब ये किरण धूमिल न पड़ जाए, इस बात को भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और शरणार्थियों की बाढ़ एक निगेटिव तरीके से ना जाए, ताकि उसमें रोहिंग्या या फिर उसमें अराजकता तो भारत में घुस आए, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल शाहिद जी, प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। जी, मैं यही कहने जा रहा था, आपने बीच में बात काट दिया और चलिए एक विशेषज्ञ की राय भी आ गई। मैं यही कहने जा रहा था कि सीए कानून हिंदुस्तान में बन चुका है, अगर हमसे वो मदद मांगते हैं तो भारत सरकार जरूर आगे कदम बढ़ाएगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन 71 में जो आपने कहा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि उस समय सरकार ने क्यों आंकड़े छुपाए थे। आज तो हम बताएंगे कि हमारे पास 2 आए या 2000 आए या 2 लाख आए, हम उनको शरण दे रहे हैं। उस समय आंकड़े सरकार ने छुपाए थे, आखिर में वो क्यों छुपाए थे, ये एक गहन जांच का विषय है और सोचनीय विषय है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हम नजर पूरी भारत सरकार वहां के हालात पर नजर रखे हुए है, जो बेस्ट पॉसिबल है। क्योंकि देखिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है वहां पर उस पर भी हमको नजर रखनी है। वहां के लोग अब अचानक, जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि वहां के लोग हमारे एंटी हैं, चूंकि चाइना का वहां पर जमाते इस्लामी और पता नहीं क्या क्या वहां पर जो भी है वो हमारे विरोध में है, तो वो हमारे विरोध में चलेगा। इसलिए उससे एक बेहतर व्यवस्था बनाकर चलने की बात है। जैसे देखिए नेपाल से हमारा जो है बीच में नहीं, शेख हसीना अगर हिंदुस्तान में आती है तो उस बात का, क्योंकि वहां विद्रोह हो रहा है ना जी, वहां छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए, तो इसलिए ये एक चीज इसमें भी है, छात्रों का जो आंदोलन है उसमें वहां के अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है, अल्पसंख्यक भी शामिल है। तो इसका मतलब कि अल्पसंख्यक वहां पर जो है अगर उसमें शामिल है और पीछे की कोई ताकतें अगर ऐसी फोर्स न करें, तो छात्रों का आंदोलन तो इनोसेंट आंदोलन है। वो तो छात्रों के आंदोलन में, इसलिए शाहिद इस बात को समझना होगा जो बात तिवारी जी ने भी कही, बहुत अगर आईएसआई और चीन इसके पीछे है तो फिर कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं। जी, एकदम सही बात है, क्योंकि ये छात्रों का जो आंदोलन है, मैंने कहा ना इनोसेंट आंदोलन है, उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक, अब आलोक जी जो ताकतें हैं वो जो है गड़बड़ कर रही हैं, इसके लिए ये सब घटनाएं और कांड हुआ है। अब आलोक जी, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट के बाद जो हालात बन रहे हैं, भारत के स्टैंड पर सबकी निगाहें, लेकिन जो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ममता बनर्जी भी कह रही है कि भाई भड़काऊ भाषण ना दे, यानी सियासत का साया भी है एक तरफ और सबको साथ लेकर भी चलना है। क्या यह फैसला ले पाना भारत के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि शेख हसीना के साथ भारत के संबंध किसी से छिपे नहीं है? भारत से तो अपने स्टैंड ले लिया, शेख हसीना तो इंजन में है, तो भारत का स्टैंड क्लियर है, वो बुरे वक्त में अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है। दूसरे बांग्लादेश में जो विद्रोह या छात्र आंदोलन है, इसका मतलब ये नहीं कि शेख हसीना के समर्थन वर्ग खत्म हो गया है। कुछ भी सरकार में बहुत लोग उनके साथ हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें चाइना भी शामिल है, अमेरिका को भी आयरलैंड के ये था, तो अमेरिका भी शामिल है, पाकिस्तान तो है ही। तो ये एक शरीर समय में उनको देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी पिता की हत्या हो चुकी थी। तो वो ये नहीं चाहती थी, वो जीवित है, वो ताकतवर है। अब आप बताइए, जब हमने चाइना से जवाहरलाल नेहरू ने विरोध ले लिया था और हमने तिब्बत के लोगों को शरण दिया, आज से दलाई लामा के बेटा देखिए, चाइना से हम नहीं जा रहे जब हम कमजोर थे। तो आज तो विश्व की पॉपुलेशन रखते हैं, नंबर की पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड लेवल पे हैसियत है, हमें बांग्लादेश से डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो सिविक कॉरिडोर है 16 से 25 किलोमीटर चौड़ाई का है, वो हमारी एक वीकनेस है। नॉर्थ ईस्ट को हम वहीं से जोड़ते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी, यदि रीजनल जो हमारा पॉपुलेशन है, अपने देश की सिक्योरिटी और जो जियो पोलिटिकल वर्ल्ड लेवल पर प्रभाव आएगा, जिसमें बांग्लादेश की लैंड का यूज हमारे शत्रु राष्ट्र कर सकते हैं, खासकर चाइना जैसे देश। तो भारत उसको समय के साथ टेकल करेगा, जिसे धीरे धीरे हमने अफगानिस्तान के साथ टेकल करना शुरू कर दिया। आज अफगानिस्तान उस तरह से हमारे लिए समस्या नहीं है, जैसे तो तालिबान सत्ता में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भारत यहाँ से खत्म हो गया। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि तालिबानों का रुख भी भारत विरोधी उस तरह से नहीं रहा। तो अभी पहले थोड़ी सी चीजें ठंडी हो, देखते थे कौन सी सरकार आती है। भारत जिसे ताकतवर देश को कोई भी यहाँ की सरकार आ जाए,
उसको लंबे समय तक भारत के अध्यक्ष आलोक जी, नहीं रह आप ये सकते। कह रहे हैं शेख हसीना का यहां आना यानी कि भारत ने अपना स्टैंड ले लिया है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान एक सेकंड आलोक जी, पाकिस्तान आईएसआई का एक्टिव होना यह भी तो एक खतरा है। पाकिस्तान और आईएसआई क्यों नहीं एक्टिव नहीं है? वो जो यहाँ रिवोल्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे सारी परफेक्ट बनेगी, उसमें चाइना और पाकिस्तान को आप मान के चलिए कि मेन खिलाड़ी है, उसमें कहाँ कोई डाउट है? ये जानते हैं कि चाइना भी एक्टिव है, पाकिस्तान भी एक्टिव है, आईएसआई भी एक्टिव है, हो सकता है अमेरिका भी एक्टिव हो, क्योंकि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है उनका अमेरिका से बड़े अच्छे संबंध है। ये ग्राउंड रियलिटी है हमारी, ग्राउंड नहीं, रियलिटी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं तिवारी जी वही बात समझा रहे थे, चारों तरफ से घेरने का प्रयास है एक किस्म से हिंदुस्तान को, और ये उसी माला, चलो जी, ये 2 दशक से मोतियों की जहरीली माला बुनने की बात है, ये कोई 2 साल से नहीं है, 2 दशक हो गए हाँ। चाइना को ये पॉलिसी अपनाते हुए। तो मोतियों की माला मैंने बनाया और उसी को हम साउथ चाइना सी में डाल करके और वियतनाम जैसे देशों के आपको साथ लगता है कि उसको follow कर रहे हैं। कूटनीतिक लिहाज से भी और राजनीतिक लिहाज से भारत को स्टैंड लेना पड़ेगा, और खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर, और वो भी तब जब ममता बनर्जी का रुख अलग है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेगा विदेश मंत्री से, कल तक ऐसा लग रहा था कि भारत के सत्ता पक्ष में विपक्ष को कोई सामने नहीं है, लेकिन जब बांग्लादेश से इंटरनेशनल मैटर आया तो राहुल गांधी विदेश मंत्री से मिले, बातचीत है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी अच्छाई है कि जब ज्यादातर मैटर में अंतर्राष्ट्रीय मैटर का आता है वरुण जी, तो पक्ष और विपक्ष हो जाता है। आलोक जी जो बात कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या लगता है आपको कि समस्या गंभीर है या फिर समाधान निकाल लिया जाएगा मिलके? में देखिए, समस्या बहुत गंभीर है, ये हमारे पड़ोस का विषय है और पड़ोस के खतरे से हमें अनजान नहीं होना चाहिए। अनुपम तिवारी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान और चाइना की वर्षों से ये कोशिश है, श्रीलंका के माध्यम से और मालदीव के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से, वो लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। जहां तक शेख हसीना जी को भारत में शरण देने की बात है, मुझे थोड़ा सा ये जल्दबाजी लग गई सरकार की। शरण देने से पहले हम जिनकी बात करते हैं, जिनकी बात शाहिद जी अभी कर रहे थे कि हिंदू खतरे में था, तो हमें ये सोचना चाहिए था कि अगर ये सरकार के खिलाफ विद्रोह है, जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, तो उस शेख हसीना जी को हिंदुस्तान में शरण देने से पहले हमें इस पर विचार करना चाहिए था। ये थोड़ा जल्दबाजी का निर्णय है, इससे वहां हिंसा और अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एक मिनट आप ये कह रहे हो अगर दोस्त मुश्किल वक्त में आए तो उसका साथ छोड़ दो। मेरी बात सुन तो लीजिए, इसके और माध्यम से कूटनीतिक तरीके से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। चूंकि भारत सबसे निकट है, हम सबसे निकट है बांग्लादेश के, बांग्लादेश में होने वाली हर हरकत का सबसे पहला असर हमारे बॉर्डर पर आएगा। कलकत्ता से लगे हुए जो 4000 किलोमीटर, वरुण जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ छोड़ दो। मुझे कर दे तो देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस संकटपूर्ण स्थिति को निपटने का हमारे पास और भी रास्ता हो सकता था, जैसे कि शेख हसीना जी को सीधे भारत लाने के बजाय पहले किसी तीसरे देश में ले जाते, वहां की घटनाओं पर आराम से निगाह बनाते। आलोक जी हंसिए नहीं, शर्म का विषय है आप जिस तरह से मुंह बना रहे हैं। सुनिए, गंभीर बात है, बात कर रहे हैं, गंभीर बात है, सुनिए गंभीर बात है, सुनिए, अभी बत्तीसी दिखाइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप हंस रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप जान रही है ना, इतना गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह है हमारे पास इसका तीसरा रास्ता भी था। हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बहुत सारे देशों से है, हम शेख हसीना जी को वहां भी पहुंचा सकते थे। जिस खतरे से शाही जी आगाह कर रहे हैं, मैं उस खतरे को मैं भी मानता हूँ। हो सकता है वहां अल्पसंख्यक खतरे में हो, शाही जी के हिसाब से हिंदू खतरे में हो, तो हमें वो खतरा डायरेक्ट क्यों ले लेना? मैं तो ये चाहता था वो किसी, ये मेरा अपना स्टैंड है, मेरी पार्टी का स्टैंड अभी मोदी जी चाहते तो किसी तीसरे देश में भी शेख हसीना जी जा सकती थी, वहां से लौट कर आ सकती थी, भारत पूरी मदद करता। बांग्लादेश हमारे द्वारा जनित देश है, पूरा विश्व ये बात जानता है, बांग्लादेश से हमारे मैत्री है, मुझे इस बात में भी कोई एतराज नहीं है। और पाकिस्तान को बिरयानी खाने तो जाते हैं, उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बात करते तो यार मैं बीच में आपको टोकता नहीं, आप बीच में कूद पड़ते हैं, मुझे बोलने दो ना। गलत क्या है तो कुछ भाई, मैं ये चाहता था, मेरा एज ए कॉमन पीपुल ऑफ इंडिया,
मैं ये चाहता था कि शेख हसीना जी को किसी तीसरे देश में भी ले जाया जा सकता था। उसके बाद वहां से वो भारत आती, भारत इन स्थितियों पर कंट्रोल करता, हम वहां। यानी आप ये कह रहे हैं कि तीसरे देश ले जाते और फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते, चाहे किसी की जिंदगी खतरे में। हम बांग्लादेश में उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों पर खतरा शाही जी बता रहे हैं। हम पहले उसका इम्पैक्ट देखते कि शेख हसीना जी का जो विरोध है, अश्विनी शाही जी, चाइना और वरुण जी कह रहे हैं कि ये स्टैंड गलत है आपका, शेख हसीना को यहां नहीं कहीं और किसी और देश में बात करनी चाहिए थी आपको। 75 में ये बात क्यों नहीं सोची गई, 81 तक क्यों ले आके रखा गया था इनको? 75 में तो उनके पिता की जब हत्या हुई थी वहां पर परिवार मार दिया गया था, तो इनको ले आकर 71 में सब जानते हैं बांग्लादेश क्यों बना और किसने बनाया, दिल्ली में किसने देश बनाया, वो देश ले नहीं आता। आप किसी को ले आओगे कहीं, उसके बाद छोड़ दोगे। आप करें तो लीला, हम करें तो रासलीला। क्या बात है, वाह 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 वाह। पड़ोसी को आप शाही जी, मैं आज बिना किसी राजनीतिक, तो मैं भी राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ये संकट की घड़ी है आपने, और हमें कोई संकट की घड़ी नहीं है जो करोड़ों दुनिया। वरुण जी आलोक जी बोले तो आपको बुरा लग गया था, अब आप हमारे बीच में बोल रहे हैं, आपको बुरा लगे। मैं बिना किसी सियासत की ये बात कह रहा था कि हमें इसका कूटनीतिक निर्णय करना चाहिए था। सुन लीजिए, ये मुझे वरुण भाई अपना विचार था, मुझे लगा वरुण भाई अभी आलोक जी बोले तो आपको दर्द हो गया, थोड़ा रुक जाइए ना। 75 की बात करेंगे, लगातार 81 की बात करेंगे तो फिर कैसे ठीक होगा? वरुण जी सुन लीजिए ना शाही जी को, शाही जी बोलिए। सुनेंगे, अभी आलोक जी बोल रहे थे तो वरुण जी के दर्द हो रहा था, अब हमारे बीच में बोल रहे हैं। गलत बात बोलेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, तो आप गलत बोल रहे थे तो आलोक जी बोल रहे थे, जब आप आ रहे थे तो बुरा क्यों लगा? शाही जी मुद्दे पर आइए सर प्लीज, आपको नहीं टोकूंगा, आप बोलिए। वरुण जी प्लीज मुद्दे पर आइए प्लीज। 75 से 81 तक शरण देना अच्छा है, कोई राजनीति नहीं है। आज जो है दूसरे देश में ले जाइए, फिर घुमा कर लाइए। अरे भाई, आप किससे डरते हैं? ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सीधे घर में घुसकर मारने वालों की सरकार है। और पड़ोसी को सम्मान देना। और मैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने जो कहा, मैं कहना चाहता हूं, देखिए श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे म्यांमार हो, या बांग्लादेश हो, या पाकिस्तान हो, यहां से चाइना हमको घेर रहा था, तो हमने हर जगह की काट निकाली है। आप आज समुद्र में कैसे जाएगा, कहां से व्यापार करेगा, एक जगह हम रोक देंगे तो? ऐसा नहीं है। चाबहार हमने क्यों लिया? ये सब चीजें हम, भारत कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से बहुत मजबूत हो चुका है और अपनी चीजों को अपनी रक्षा करना जानता है। और हम लोग यहाँ पर चर्चा करके कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग यहाँ चर्चा करके कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपकी सरकार। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चाइना रुकेंगे हुआ है, अरुणाचल को अपनी राजधानी बताता है, अरुणाचल के हिस्से को चाइना अपने नक्शे में दिखाता है। आप क्या बात कर रहे हैं शाही जी? तिलक जी, ऐसे ही अगर बहस होगी तो शांत हो जाऊं मैं? नहीं शाही जी प्लीज प्लीज, वरुण जी प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आलोक जी के पास आ रहा हूं, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ प्लीज। इतना गंभीर विषय है वरुण जी, प्लीज। गंभीर विषय को हल्का बनाना कांग्रेसियों का काम हो गया है क्या? ये शुरुआत आपने किया है शाही जी। सर राजनीतिक तू मैंने शुरू किया है। मैंने क्या शुरू किया भाई? मैंने क्या शुरू किया है? जब मैंने क्या शुरू किया बताइए? आप लोग तो कहते हो देश के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हम साथ हो जाते हैं, आप इस तरह से साथ होते हैं। एक मिनट रुकिए सर प्लीज, वरुण जी प्लीज, राजनीतिक तू मैं नहीं। बेशर्मी क्यों? ये कांग्रेसी बेशर्मी क्यों? राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे जो चाइना पीट कर चला गया। सर राहुल गांधी कहां से आ गए इसमें? राहुल गांधी आ गए ना, ये चाइना का नाम कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिया तो राहुल गांधी आ गए कि उन्होंने कहा था गलवान में हमारे आलोक जी, ये देखिए एक डिबेट में एक राय नहीं बना पा रहे, तो फिर हम इतने गंभीर विषय पर एक राय कैसे बना पाएंगे? इस बात को, या तो मेरी आवाज को दबा दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसे कांग्रेसी बेशर्मों को जवाब देना मेरा मुझे आता है। वरुण जी और शाही जी प्लीज, बात को नोट कर, वरुण जी और शाही जी दोनों से मेरी दरख्वास्त है प्लीज। नहीं दोनों से नहीं। राहुल गांधी ने कैसे कहा था, कैसे उनकी हिम्मत हुई थी कहने की कि गलवान में हमारे सैनिक पीटे गए थे, जबकि हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में हमारे सब दौड़ा के हिस्से को राहुल गांधी कौन होता है कहने वाला? मैं कह रहा हूँ, और आपका राहुल गांधी बहुत बड़े बेशर्म आदमी हैं, जो उनकी बात यहाँ पर लेकर घूमते हैं लोग। आलोक जी रहेंगे, आलोक जी रहेंगे, शाही जी और वरुण जी प्लीज। तिवारी जी ने इतने बेहतरीन तरीके से बातों को समझाया। बिरयानी तिवारी जी ने समझाया तो ये कांग्रेसी बेशर्मी क्यों करते भाई?
कांग्रेसी कैसे बेशर्मी कर सकते हैं? ये भाजपा ही बेशर्मी है, ये भाजपा अरे भाई, बेशर्मी है। राहुल गांधी बेशर्म आदमी है। शाही प्लीज, मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा। अभी मैं राहुल ऑडियो गांधी बेशर्म आदमी कहता है हमारी देश की सेना पिट गई। प्लीज, बहुत गंभीर विषय है। दुनिया जानना चाह रही है भारत का स्टैंड क्या होगा। आप लोग इस तरह से मत करिए प्लीज। नहीं, आपके बहस में देखिए तिलक जी, ये आपकी चाल है। आपके बहस में आप आवाज दबा देते हैं, दूसरे की जो बोलता है उसी की आवाज होती है। तो ये बीच में कैसे आ गए? ये इनके बीच में तो किसी ने नहीं बोला। आपकी बहस डिटेल नहीं होती है, चर्चा होती है, कितना गंभीर विषय है। मेरी चाल ये उछल कर राहुल गांधी बेशर्म है और उनके पार्टी के लोग यहाँ बेशर्मी करेंगे तो आपसे नहीं है कि आप तथ्यों के आधार पर चर्चा करने वाले प्रवक्ताओं में से एक है। एक बार का ऑडियो नीचे प्लीज, 1 मिनट। जब बहस डिटेल होगी तो तथ्य कहाँ रह जाएगा प्रभु? सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर, चर्चा पे रहते हैं ना, तो चर्चा पे रहिए ना प्लीज। 1 मिनट आलोक जी रहेंगे, फिर मैं तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट सर, बात कहने नहीं दी जाएगी तो कैसे होगा? शाही जी आप ही तो बोल रहे हैं सर, आपने अपनी बात रखी। 1 मिनट में आलोक जी को ले लूं, एक और मेहमान जुड़ रहे हैं सर, 1 मिनट प्लीज। अभी तक तो कांग्रेसी बोल रहे थे हमारे बीच में। अब चलिए, आपका जो आदेश, आप पंच की भूमिका में है। नहीं सर, आपको पूरा मौका मिलेगा, तराजू सबके लिए बराबर है। एक नहीं, कहाँ मौका मिला? मैं जब बोल रहा हूँ तो शाही सर, बीच में कूद गए। मैं आपको पूरे वक्त, आधा घंटा और बचा, वक्त पूरा दूंगा आपको। आपकी शिकायत दूर होगी सर, मेरी ऐसी उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा। 1 मिनट आलोक जी, क्या एक राय बना पाना इतना आसान होगा जब हम चर्चा में एक राय नहीं बना पा रहे? इंडिया वाइज की चर्चा के बाद तो मुझे लगता है कि एक राय बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ देश की चीज के मामले में। हम कितनी भी गलतियां करें, पीओके कांग्रेस से बनाया, एलएसी कांग्रेस से बनाया, चीन के पास हिस्सा कांग्रेस के संबंध में गया, तो पाकिस्तान के पास हिस्सा कश्मीर का कांग्रेस के पास गया। ये तो कांग्रेस ने किया, फिर भी हम लोग एक थे अपनी विदेश नीति के मामले में। हमने कभी नहीं कहा कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी तो एलओसी बना दिया। एलओसी है तो है, एलएसी है तो है। तो कांग्रेस को कम से कम अपना विचार रखने के पहले इस समय जरूर सोचना चाहिए कि अगर हमारे पड़ोस में ऐसी राजनीतिक अस्थिरता है तो इस तरह का कोई बयान न दे जो पोलिटिकल मोटिवेटेड हो और देश की विदेश नीति से मिसगाइड करता हो। जो हमारी परंपरा चली आ रही है, लीगेसी चली आ रही है, उसके लिए सही जाना चाहिए। बांग्लादेश में कुछ भी हो उसका प्रभाव हमारे देश में पड़ेगा। बट हम इतने ताकतवर और सक्षम है कि हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब हम 1971 में हैंडल कर सकते थे तो हम 2024 में भी हैंडल कर सकते हैं। ये मेरा पूरा भरोसा है भारत पर, भारतीय सरकार पर। बिल्कुल, यहां से कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जो नकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात कही आलोक जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, आपने वक्त दिया। तिवारी जी सर, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। बांग्लादेश में अगर हम हालात को देखें और दूसरी तरफ हम अपने आंकड़ों के आधार पर, मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं, करीब 91,613 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते हैं बांग्लादेश, यानी कि 1 लाख करोड़ के करीब। ऐसे में शेख हसीना भारत में रहे तो इसका अगला असर क्या होगा? अगर नई सरकार का झुकाव चीन या पाकिस्तान की तरफ हुआ तो? तिवारी जी। देखिए तिलक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इस समय बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर के भारत को बहुत फूंक करे कदम रखना पड़ेगा। शेख हसीना हमारी ऑल वेदर फ्रेंड हैं और इसी वजह से हमने उनको शरण दी है और इसका मैसेज हमने बांग्लादेश के उनके विरोधियों को स्पष्ट दे दिया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई एक प्रधानमंत्री जब हमारे यहाँ पे आई हुई है तो भारत का सम्मान करेगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो यहां पर वो चीज स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, हम अपने व्यापार को कैसे चलाएंगे ये जानते हुए भी कि अब जो लोग वहां पर तख्तनशीन होने वाले हैं वो बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं। वहां पर चूंकि सत्ता को पूरी तरह से मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है, इंटरिम गवर्नमेंट की बातें जरूर करी जा रही है, लेकिन जो बांग्लादेश का इतिहास रहा है 1975 से 1981 के बीच में और उसके बाद कई जगहों कई बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री कू हुए हैं, कई बार लड़ाइयों के बाद, खून खराबे के बाद, कई बार ब्लडलेस कू भी हुए हैं और उसके बाद मिलिट्री ने सत्ता अपने पास रखती है। तो ये दर्शाता है कि मिलिट्री जब भी वहां सत्ता में आती है, बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एंटी इंडियन हो जाया करती है, क्योंकि मिलिट्री में आज भी वहां के ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से इनपुट मिलता है।
जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ मिली हुई हैं और जिनकी जड़ें बदलते परिवेश में चाइना के साथ ही मिली हुई हैं। तो इस लिहाज से ऐसे बांग्लादेश के साथ व्यापार करना या डिप्लोमेटिक बातें करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक चीज और मैं कहता हूं कि भारतीय डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी कहावत है कि डिप्लोमेसी में असंभव कुछ नहीं होता है। तो जब हम तालिबान के साथ अपने संबंध हम पहले से बेहतर कर सकते हैं तो नए बांग्लादेश के हुक्मरानों के साथ भी कर सकते हैं। बेगम प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इसलिए ये बात पूछ रहा था आपसे कि कहीं ना कहीं आर्थिक नजरिए से भी हमें इस बात को सोचना होगा, ये फैसला ले पाना, क्योंकि 91,613 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा बांग्लादेश के साथ। तिलक जी बहुत अच्छा दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश उन इकोनॉमिक में गिना जा रहा है पूरी दुनिया में जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और उनकी ग्रोथ किसी साल भारत से भी बेहतर हो रही थी। तो भारत के लिहाज से तो ये बहुत एक खतरनाक होने वाला है कि हमारे व्यापार के ऊपर एक सीधा प्रहार पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा प्रहार बांग्लादेश के अंदर इंटरनली पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो बुनकरों की मार्केट है, जो कि वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि अभी हाल ही में बढ़ा है, उसके ऊपर जब कुठाराघात होगा तो वो अल्टीमेटली भारत की तरफ देखेंगे ही और भारत वहां से उसी जगह से व्यापार के लिए बीच का रास्ता निकाल लेगा। ठीक, मैं आ रहा हूं तिवारी सर, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को समझा रहे हैं और दर्शक समझ भी पा रहे होंगे आसान भाषा में। हमारे साथ सैनी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया, पूर्व कैप्टन है। सैनी सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ सर, आ रही है सर। जी सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। ये बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, अगर थोड़ा विस्तार से समझा पाए। भारत का उस पर असर पड़ेगा जिसमें ये जो माहौल खराब है इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ भी है, जिससे भारत को भी अपने सीमा पे जो लगभग 4,100 किलोमीटर सीमा है उसका भी पूरी निगरानी रखने की जरूरत है। यानी आप ये कह रहे, हाँ, आर्मी एक्टिव होए और हालात यहां पर भी लगातार मॉनिटरिंग करने चाहिए और खास तौर पर बांग्लादेश सीमा पे। बिल्कुल साहब। हाँ, 1971 के बाद और अब 2024 दोनों देशों में बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ जी सर। और जो बात अभी हमारे साथ तिवारी जी जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ है, जो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, आईएसआई और दूसरी तरफ चीन, दोनों का इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो कैसे इस चुनौती का सामना करना चाहिए? इस चुनौती का जो अभी वहां पर सेना लगाई गई है, सेना लगने से वहां के हालात काबू हो रहे हैं, जिससे अगर ये सेना पहले ही लगाई जाती तो शायद ये हालात इतने बड़े ना होते। तो जिससे कि शेख हसीना को वहां से वहां की आर्मी ने बात में लाया गया। ठीक, वरुण जी, फिर मैं शाही जी को वक्त दूंगा और मैं आप लोगों को वक्त बिल्कुल संयम के साथ, क्योंकि देखिए शाही जी की आदत नहीं है वो बीच में इस तरह से, तो एक एक करके अपनी बात को रखिएगा फैक्ट्स के साथ। मैं भी बहुत बीच में बोलता नहीं, मैं जानता हूं वरुण जी, प्लीज, आप दोनों बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं, इस बात को समझिए। वरुण जी, चाहते क्या है? अब विपक्ष का रोल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। चाहते क्या है सरकार से आप? देखिए, सरकार से जहां तक चाहने की बात है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और कोई भी भारतीय नागरिक होगा वो सरकार के साथ ही रहेगा ऐसी स्थितियों में जब देश पर अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा। ये सिचुएशन सिर्फ बांग्लादेश के लिए खतरनाक नहीं, भारत के लिए भी खतरनाक होने वाली है। दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं आएंगे। मैं आपको आज बहुत जिम्मेदारी से आपके आप डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं स्थितियों से आगाह करा रहा हूँ। सरकार को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, स्थितियों को संभालना बहुत जरूरी है भारत के लिए। सिर्फ भारत के लिए ये स्थितियां बहुत भयावह है, इसलिए है क्योंकि अब भारत की सीमा पर घुसपैठ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम इस स्थिति में नहीं है इस समय, या ये कह लीजिए कि भारत की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अपने यहाँ देश में किसी पलायन को स्वीकार करें। अब हमें बांग्लादेश की गतिविधियों पर निगाह बनाए रखनी होगी। ये आंदोलन किस तरह का है इसे भी समझना होगा। शाही जी ने कहा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें उसके इम्पैक्ट पर निगाह रखनी होगी।
अगर दोनों मिलकर कर रहे तो वहां पलायन की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ और जिस खतरे से शाही जी ने पहले आगाह किया कि हिंदू खतरे में हुआ, तो फिर ये बात बहुत भारी पड़ेगी कि हमने तुरंत बिना सोचे विचारे शेख हसीना जी को भारत में डायरेक्ट एंट्री दी है। उन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे नेता भी और हमारी पार्टी भी, और मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर नागरिक जिसके अंदर भारतीयता होगी, उन स्थितियों से निपटने के लिए वो सरकार के साथ खड़ा रहेगा। हम सरकार को पूरी ताकत देंगे। हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की समस्या का एक समुचित निराकरण हो। चूंकि बांग्लादेश पैदा हमारे द्वारा हुआ है, बांग्लादेश बनाया हमारे द्वारा है, बांग्लादेश पोषित हमारे द्वारा है, बांग्लादेश को हमने पाल पोस कर यहाँ पहुंचाया है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया है। और अगर इन स्थितियों में किसी तीसरे देश ने उस पर कब्जा जमाया या उसके व्यापार को प्रभावित किया या सामरिक दृष्टिकोण से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ेगा। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि बांग्लादेश की जो करंट सिचुएशन है उस पर पहली निगाह रखे। ये तो बाद में पता चलेगा शेख हसीना जी को ले आने का हमें कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा, लेकिन अभी हमें सीमा को सुरक्षित करने की तीव्र वरुण जी, आपका दोस्त अगर मुश्किल में हो जी, मतलब पर्सनल मत लीजिएगा, हाँ बिल्कुल, तो फिर क्या उसको छोड़ के भाग जाते हो आप? नहीं, मैंने कहा तो भारत को इसका कूटनीतिक रास्ता निकालना नहीं, तो अभी तो आप यही सलाह दे रहे थे कि नुकसान होगा इससे। सुन तो लीजिए, मैंने कहा कि डायरेक्ट अपने घर में लाने के बजाय अपने भाई के घर में पहुंचा देते, किसी और देश में पहुंचा देते। हमारे बहुत सारे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, हाँ। हम शेख हसीना जी को वहां पहुंचा सकते थे। चूंकि हमारी सीमाएं बांग्लादेश से सीधे लगी हुई है, पता नहीं क्यों इतनी सिंपल सी बात आप नहीं समझ रहे हैं, आप शाही भाई हमारे नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं मैं सरकार के साथ हूं, भारत का हर नागरिक सरकार के साथ। अब वरुण जी अब देखिए, शाही जी आपके बीच में नहीं बोले थे, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी उनके बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल शाही जी बोल। शाही जी अब उसका उत्तर दीजिए जो बात वरुण जी ने उठाई है, और खास तौर पर सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या आप विपक्ष को साथ लेकर, क्योंकि विपक्ष के साथ के बिना अब इस पूरे मामले पर फैसला ले पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है, तो क्या विपक्ष को साथ लेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर राजनीतिक दल को साथ में लेकर चलना होता है और चलेंगे। आज अभी एक उच्च स्तरीय बैठक हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बैठक हो रही है पीएम हाउस में, रक्षा मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, सभी लोग, एनएसए साहब हैं, विदेश मंत्री हैं, सबकी एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। तो नजर बनाकर अगर वहां पर हिंदुस्तान रखे हुए है। और रही बात जो वहां पर हम कह रहे थे कि हमारे वहां हो जाएगा, तिवारी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन दो बातें हमको कहनी है। श्रीलंका में अभी एक घटना हुई थी, श्रीलंका में भी भारत का बड़ा विरोध होता था, लेकिन अंत में कौन काम आया? श्रीलंका के, हिंदुस्तान आया, और वहां पर अब सब शांति है। यही नेपाल में हुआ, नेपाल में भारत ने सप्लाई बंद कर दी, आलू प्याज के लिए वहां लोग जो है मरने लगे, डीजल पेट्रोल के लिए मरने लगे लोग। चाइना उनका सपोर्ट करता है, चाइना का यहाँ भी सपोर्ट करता है, श्रीलंका का भी। उसी तरीके से बांग्लादेश का सपोर्ट हमको डर के नहीं है। हमने अगर मैंने तो यही तो कहा था कि 75 से 81 तक अगर उनको हम शरण दे सकते हैं तो आज क्यों नहीं। तिब्बत के जो आलोक जी ने कहा कि तिब्बत से हटा के दलाई लामा को आज तक दिया गया है ना, तो जब हमारा देश उस समय नहीं डरा तो आज तो हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, सामरिक रूप से हम मजबूत हैं, हमारी कूटनीति पूरे विश्व में एक अच्छी तरीके से हो रही है, हर मुद्दे पर हमारी विजय हो रही है, तो हमको उसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा करके हम किसी को शरण देना, अभी भी जो खबर आ रही है कि लाउंज में हिंडन एयरपोर्ट के वो बैठी हुई हैं, इसका मतलब कि कोई विचार विमर्श एनएसए करके गए हैं, उस पर भारत सरकार अब वो करेगी, उसके बाद उसके निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर खामखा लठल क्यों चला रहे हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हिंदुस्तान बांग्लादेश का ऐसा बॉर्डर है 4000 कुछ किलोमीटर का, जिसमें लगभग 85% फेंसिंग का काम हो चुका है। तो अब हम बहुत करीब आ गए हैं, तो जितना दूर बचा हुआ है उसको भी हम रोक लेंगे, बहुत घुसपैठ होकर अब नहीं होने पाएगी। लेकिन अगर वहां का हिंदू खतरे में आकर हमसे मदद मांगता है इस विषम परिस्थिति में, तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे, चाहे जो कुछ होना पड़े। शरणार्थी और घुसपैठ दोनों में फर्क है ना शाही जी? नहीं, तो मैं घुसपैठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी तो घुसपैठ होगी तो उसका हमारी सेनाएं निपट लेंगी। डीजी पहुंच चुके हैं वहां पर, आज बीएसएफ के डीजी पहुंच चुके हैं वहां पर भी एक मीटिंग चल रही है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था बार बार, कि हिंदुस्तान की सेनाएं, हिंदुस्तान के सेनाओं का इकबाल बुलंद है। यहाँ के नेता
हम राय हम जरूर लेंगे, लेकिन जाकर वही राहुल गांधी जी की मैं चर्चा कर रहा था कि जब कहे थे गलवान में हमारे सैनिक पीटे गए, तो वो देश के पक्ष में था या विपक्ष में था? ये बताइए कि हमारा विपक्ष हमारे साथ है या नहीं है। ममता जी का तो बयान आ गया, लेकिन कोई कांग्रेस का कोई बयान आया? कोई जयराम रमेश जी प्रकट हुए? नहीं हुए अभी तक कोई। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता यहां वरुण मिश्रा जी ने कहा कि मेरी पार्टी का ये पक्ष नहीं है, ये हमारा है। तो एक हिंदुस्तानी का पक्ष यहां पर दूसरा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का क्या पक्ष है यहां पर क्लियर करना चाहिए। ठीक, वरुण जी जल्दी से फिर मैं तिवारी जी को, क्योंकि शाही जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, खासतौर पर अफगानिस्तान नेपाल का भी जिक्र किया, तो मैं उस पर भी आऊंगा। और तिवारी जी क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से बातों को समझा रहे हैं, तो ये बात भी समझनी चाहिए जो बाकी के पड़ोसी और खासतौर पर साउथ एशिया के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए देश हैं, वहां क्या हालात है ये भी समझना होगा। लेकिन पहले बात वरुण जी, जो बात शाही जी ने कही, जल्दी से। देखिए, शाही जी ने सब बात तो अच्छी करी, आखिरी में जो एक बात इन्होंने राहुल जी के स्टेटमेंट की कर दी, इससे वहां हमारे जवान पीटे गए, तो क्या देश ने देखा नहीं था 50 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे? क्यों घायल हुए भाई? किसकी सामरिक दृष्टि से फेल हुए थे? वो किसकी कमी थी? जिस बॉर्डर पे कभी एक किसी का थप्पड़ भी ना चला हो, वहां 50-50 जवान घायल हो जाएं, आंखें फोड़ दी जाए, उनके हाथ का तोड़ दिए जाए, उनके पैर तोड़ दिए जाए, इसे आप सामान्य बात समझते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। वरुण जी, ये शाही जी, वरुण जी रुकिए, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। यहां किसी की उंगली टूटी ना सर, वहां किसी का हाथ ही निकल आया पूरा। ये क्यों नहीं बताते हो? ये क्यों नहीं बताते हो? बात आप कर रहे हैं, देश के साथ नहीं थे ये जो आप बता रहे हो, जिनके सैनिकों की तारीफ आप कर रहे हैं सर, उनके सर धड़ से अलग हुए, ये क्यों नहीं बताते हो आप देश को? कहां की बात? हमारे सैनिकों ने धड़ अलग कर दिए, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, ये भी बताओ ना। आप ये हमारे सैनिक शौरवीर हैं भाई, आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, यहाँ सैनिकों की बात होगी ना, तो मैं कांग्रेस हूं ना, मैं बीजेपी हूं। राहुल गांधी ये गलत बात है, ये गलत बात है। देश के सैनिकों के सम्मान के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं? नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए? बॉर्डर पर कभी पत्ता तोड़ के हम आए, 50-50 जवान हमारे वरुण जी तोड़ के हम आए उनको। यही बात वहां पर हमारे 50 जवान घायल हुए, इसका जिम्मेदार सर घायल हुए और वहां पे हाथ पैर तोड़ के आए हम। पर कभी पत्ता ये क्यों बोल रहे हैं कि हम सर मार खाने वालों में से नहीं है, घर में घुस के मारने वालों में से हम? नहीं, भाई हम देखिए, आप गलत बात ना करिए। आप, मैं गलत बात नहीं कर रहा, आप गलत बात कह रहे हैं। मैं सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। नहीं, सेना के सम्मान के साथ अकेले आप ठेकेदार नहीं, सेना के हम भी अकेले ठेकेदार नहीं। आप कैसे बोल सकते हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए उनके? आप ये क्या बात करते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? जवाब नहीं मांगेंगे? आपने देखा है? नहीं, आपने देखा है कि वो मार के आए? आपके चैनल ने चलाया है, 50 से ज्यादा सैनिक हमारे घायल हुए। सर घायल हो रहे हैं गलत बात है, आप युद्ध में जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, वहां मार खा के आ रहे हैं, मार रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये पूछ रहे हैं, ये नौबत क्यों आई? आप कह रहे हैं धड़ काट कर आए, हम तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर घुस कर मार दिया हमारी। वरुण जी बहुत अच्छी वीरता दिखाई। आप लोग राजनीति करिए, खूब करिए, आप राजनीतिक दल है, लेकिन सैनिकों पर नहीं करेंगे इस बात पर। आप विपक्ष से ये नहीं पूछ सकते कि हमारे सैनिक घायल होंगे, हम सवाल नहीं करेंगे किसी से। सर घायल होना एक अलग बात है। अरे अलग बात कैसे हो गई? आप ये कहेंगे कि हाथ पैर टूट गए, अलग बात है। बिल्कुल, कैसे हमारे सैनिकों की आंखें फूट गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। जिस बॉर्डर पर पत्ता नहीं रहा हो, वहां 50 से ज्यादा जवान घायल होंगे, ये आपके लिए सामान्य बात होगी, आम नागरिक के लिए सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात नहीं कहा मैंने, सम्मान की बात कही। सामान्य बात है हमारे। शाही जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तिवारी जी को वक्त दूंगा। प्लीज, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, बस प्लीज। देखिए, वो बहस का मुद्दा है भी नहीं, और आज दूसरा मुद्दा है, लेकिन जो नेता करेगा वही तो प्रवक्ता करेगा। ये तो जब इन लोगों ने वहां के 40 सैनिकों की मौत नहीं दिखी, लेकिन आग छोड़ना, आग निकलना सब दिख गया कि अपने सैनिकों का अपमान करो। बालाकोट में कौआ मरे थे, बालाकोट में चिड़िया मरी थी, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा गया, तो हमारे चीफ थे, उनको कहा गया गली का गुंडा। तो ये लोग यही करेंगे ना, तो इन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है। आज आप अपनी चर्चा। तिवारी जी जो बात शाही जी ने कही, सर प्लीज एक मिनट, जो बात शाही जी ने कही मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं साउथ एशिया के देशों की तरफ बात करूं, अफगानिस्तान, वहां तालिबान, नेपाल आए तो ओली प्रधानमंत्री बन गए, वो चीन के साथ उनकी नजदीकी किसी से छिपी नहीं। म्यांमार में सैनिक तानाशाही के हालात,
श्रीलंका का जिक्र करूं तो चीन की गोद में बैठा हुआ दिखाई देता है। तो अटल जी ने खुद ही कहा कि भाई हम पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते हैं, हमारा पड़ोसी अच्छा हो तो समझिए कि जीवन सुखी, और वहां अगर पड़ोस के घर में आग लगी है तो उसकी तपिश तो हमारे घर में भी पहुंचेगी। देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा समय है जब भारत की कूटनीति को, भारत की विदेश नीति को बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। देखिए चीन आपको घेर रहा है, चीन आपको घेर बहुत कई तरीकों से रहा है। आप ये देखें, जब चीन को ये पता चला कि साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का स्ट्रेट के ऊपर हमारी सामरिक पकड़ मजबूत है, हम जब चाहें चीनी व्यापार को रोक सकते हैं, और चीन चूंकि उस भूगोल को नहीं बदल सकता है मलक्का स्ट्रेट के जहां पर हम मजबूत हैं, तो उसने दूसरी चालाकियां शुरू कर दी। उसने भारत को भारत के पड़ोसियों से गिरवाना शुरू कर दिया। यहां पर अफगानिस्तान को आप अलग रखिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बाकी मालदीव हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, या फिर बांग्लादेश हो, या फिर पाकिस्तान हो, इन सबको चीन ने अपने प्रभाव में लिया, अपने व्यापार के जाल में फंसाया, कर्ज के तरह डुबो दिया, और आज वो चीन की बात मानने को मजबूर है। यहां पर भारत कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव नहीं दिखा है, अपने उन चीजों को उन देशों के अंदर एक्टिवेट नहीं कर पाया जो कि उनके हुक्मरानों से ऐसा फैसला लेने से मना कर देते। नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, भारत का अच्छा खासा दखल वहां पर है, भारत के समर्थन में लोग हैं, वहां कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी पिछले एक दशक के अंदर नेपाल धीरे धीरे करके चीन की तरफ चला गया। हम उसको ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कभी शाही साहब ने बताया कि हमने सप्लाई लाइन काट दी थी, वहां पर रेट महंगे हो गए थे। ये सब चीजें फौरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकती जी। इसी तरह बांग्लादेश में पिछले 5-6 महीनों के अंदर कम से कम 2 पनडुब्बियां चाइनीज ओरिजिन की बांग्लादेश के बॉर्डर पर समुद्र के अंदर देखी गई थी। भारत को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत को प्रोएक्टिव होना चाहिए था कि ऐसी नौबत कैसे आ गई कि बांग्लादेश के अंदर चाइनीज सबमरीन दिखाई दे रही है, या बांग्लादेश के अंदर ऐसे कारखाने सेटअप हो रहे हैं जो कि चाइना के प्रभाव में है, जो कि वहां मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएंगे। अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है सब कुछ। ये बहुत अलार्मिंग है। मालदीव जैसा देश जो कि शुरुआत से ही हमारे पूरे फेवर में रहा है, वो आज पूरी तरह से उल्टी पुल्टी बातें करने लग गया है, वो भारतीयों को मालदीव से भगाने लग गया है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये अचानक नहीं बनी है, ये पिछले 1 दशक में या 1.5 दशक में बनी है। और इसके ऊपर मैं अपनी डिप्लोमेसी को मानता हूं, शायद हम लोग प्रोएक्टिव नहीं थे, हम चाइनीज प्रभाव को बहुत कमतर समझ रहे थे, हम उस चाइनीज प्रभाव के तोड़ को जवाब समय रहते नहीं दे पाए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में ऐसे धड़े हैं, ऐसे राजनीतिक जमाते हैं जो कि हमारे प्रभाव में हैं, हम उनका बेहतर उपयोग करके इन देशों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, हमको करना चाहिए इसकी तरफ। ठीक, सैनी साहब, मैं आपसे रक्षा के सुरक्षा के लिहाज से समझना चाहूंगा कि क्या तुरंत स्टैंड लेने चाहिए इस हालात में भारत को? कैप्टन साहब। तिलक सर, इस टाइम हमें तो सबसे पहले जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। लगभग बॉर्डर को हमने पहले से फेंसिंग किया हुआ है, लेकिन जो खाली जगह है फिर भी फेंसिंग पर हमें निगरानी रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें हमारे जो दुश्मन देश है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इनका भी काफी हद तक इनका भड़काने का प्रयास है, जिससे कि भारत का ध्यान बांग्लादेश के बॉर्डर की ओर लगा रहा है, और जिससे अपने छोटी छोटी गतिविधियां चाइना और पाकिस्तान जो भारत में कर रहा है। तो इसलिए हमें इनके बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ हमें चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी निगरानी रखने की सख्त जरूरत है। ठीक, जैसे अभी पाकिस्तान का वो दिन भूल गए जब भारत की सेना ने 93,000 उनकी आर्मी को सरेंडर करवाया था, और चाइना को भी अभी भारत से मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन फिर भी ये देश छोटी छोटी गतिविधियों से छोटी बड़ी गतिविधियां बांग्लादेश में फैला रहा है, जिसमें भारत के बॉर्डर पर। बिल्कुल सैनी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन एक सवाल तो बनता है, जिस बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र
अपने राष्ट्रपति की मूर्ति तोड़ने के लिए उस पर चढ़ सकते हैं, जो छात्र देश को आजादी दिलाने वाले अपने राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर रहे, वो किन शक्तियों के हाथों में खेल रहे होंगे। बिल्कुल, इसके बारे में सोचने की जरूरत सबको है। बिल्कुल सर। बांग्लादेश का इतिहास पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अलग नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। इस बार छात्रों के पीछे छिपकर तख्ता पलट हुआ है। इस बार पिछली बार की तरह तोप लेकर सेना ने शेख हसीना के घर पर चढ़ाई नहीं की है। जो देश आर्थिक तौर पर कमजोर है, जिस देश के शरणार्थी भारत में निवास करते हैं, हाँ जी, उस देश के छात्र इतने जागरूक हैं, इतने सक्षम हैं कि आरक्षण के लिए तख्ता पलट कर दें। हैरानगी की बात है ये, जरा सोच कर देखिएगा आप सब लोग। बिल्कुल सर, ये बात बहुत गंभीर विषय है कि आरक्षण के लिए तख्ता पलट हुआ है। ये बात गले नहीं उतरती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए सोचिएगा। थैंक यू सो मच तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब आपका भी, शाहिद आपका भी, और वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर विषय था। थैंक यू सो मच। तो अब भारत का स्टैंड क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि स्टैंड जो भी हो, पूरा हिंदुस्तान इस स्टैंड के साथ होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।